अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर 18 नंबर लेक्चर स्टार्ट हो गया जी। इस लेक्चर में इस लेक्चर से पहले जो है हमने लिस्टिंग्स करना सीखी हैं। सिंपल लिस्टिंग की है, फिर उसके बाद वेरिएशन लिस्टिंग्स की हैं। तो लिस्टिंग्स करने के बाद आपके ईबे के स्टोर के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑपरेशंस में बेसिकली आपके पास सबसे पहले ऑर्डर्स आते हैं, आप ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ईबे के ऊपर, तो आपका जो भी ऑर्डर आता है वो आप अमेज़ॉन से फुलफ़िल करते हैं, अपने जो बायर है उसको वहाँ से ऑर्डर सेंड करते हैं, और यूँ आपकी जो है ना सेलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। लिस्टिंग करने के बाद सेलिंग एक्टिविटीज़ जब स्टार्ट होती हैं और आप ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, तो ऑर्डर फुलफ़िलमेंट के ऊपर सेपरेट एक लेक्चर है। वो इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर या 20वां लेक्चर हो सकता है, जिस पे मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में इन डिटेल बताऊंगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग जब स्टार्ट हो जाती है आपकी और आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डे टू डे जो आपने वर्किंग करनी है, उस डे टू डे वर्किंग के ऊपर ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारा उसी वर्किंग के ऊपर है। और उस वर्किंग को बेसिकली हम कहते हैं मैनेजिंग एन ईबे सेलर अकाउंट। तो सेलर अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपने जो जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, डेली बेसिस पे जो आपने काम करने हैं, वो ये जो मैंने 7 काम लिखे हैं ये आपने रेगुलरली परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका टास्क है ना जी, जब भी आप अपने अकाउंट के ऊपर आए तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके मैसेजेस में कोई न्यू मैसेज तो नहीं है। आपने मेक श्योर करना है कि मैसेज में ख़ास तौर पे बायर और ईबे के जो मैसेजेस हैं इनको आपने बहुत एहतियात के साथ जो है स्टडी करना है, इनको रीड करना है, और उस पर जो भी एक्शन है वो आपने इमीडिएटली लेना है, उसको पेंडिंग नहीं करना। तो सबसे पहला जो टास्क होता है आपका, आप जैसे स्टोर पे आए तो आप मैसेजेस के अंदर जाके सारे मैसेजेस को रीड करें। मैसेजेस जो होते हैं जी, ये आपके थ्रेट्स होते हैं, जो भी आपके अकाउंट को थ्रेट है, जो भी आप वार्निंग्स हैं, जो भी डेडलाइंस है, मैसेज इनकी जो है ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो मैसेजेस से आपको, अगर आपके बायर ने कोई भी रिक्वेस्ट ओपन की है आपके अगेंस्ट ईबे की, वो कस्टमर सपोर्ट में गया और उसने कोई कंप्लेन की है, तो वो मैसेजेस के अंदर आपको शो होंगे और वहाँ से आप देख सकेंगे कि आपके अगेंस्ट कोई रिक्वेस्ट तो ओपन नहीं हुई। तो अगला काम आपने ये करना है कि आपने मैसेजेस से अपनी रिक्वेस्ट को देखना है कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई हैं और डिस्प्यूट्स हैं, तो आपने उनको देखना है और आपने उनको सॉल्व भी करना है। तो ये आपका सेकंड जो है आपका जो काम होगा अपने अकाउंट पे, वो ये होगा कि आपने रिक्वेस्ट चेक करनी है। अब रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने जो है ना आइटम सेंड कर दिए अपने बायर की तरफ, तो वो आइटम किसी वजह से जो है ना आपके बायर को नहीं मिला, तो वो ईबे कस्टमर सपोर्ट वो अपने ऑर्डर में ही, जो उसका सेल ऑर्डर होता है उसके अंदर जाके वो एक रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मेरा आइटम रिसीव नहीं हुआ, आइटम नॉट रिसीव्ड का केस है जी, मुझे आइटम नहीं मिला, तो मुझे इसके अगेंस्ट जो है कंपनसेट किया जाए। तो ईबे उसे 2 ऑप्शन देता है कि आप क्या चाहते हैं। एक वो ऑप्शन देता है कस्टमर को, कहता है कि आप उसी आइटम को दोबारा से लेना चाहते हैं अगर वो आपके पास नहीं पहुंचा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस आइटम के अगेंस्ट रिफ़ंड ले लें। तो ये जो है ना कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है, आपने उस रिक्वेस्ट को एड्रेस करना है। और आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इसी ही टॉपिक पे रहेंगे कि हमने जो रिक्वेस्ट और डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स तो ओकेजनली आपके ऊपर जो बनते हैं, रिक्वेस्ट का आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम रिक्वेस्ट को इफेक्टिवली किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को हम किस तरह से हमें एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद है जी थर्ड है परफॉर्मेंस स्टैट्स। आप देखते रहे जी आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, आपकी पॉजिटिव स्टैट्स हैं, स्टैट्स नेगेटिव तो नहीं हो रहे। इन डिटेल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इसके ऊपर। सेलर लेवल को रेगुलरली ऑब्जर्व करें, आपका सेलर लेवल डैमेज तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर जो सेलर लेवल के अलग से स्टैट्स हैं वो तो नेगेटिव में नहीं जा रहे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आता हूँ। उसके बाद जी फीडबैक को देखें जी, आपके अगेंस्ट कोई नेगेटिव फीडबैक तो ओपन नहीं हो रहे, उनको देखें, उनको रिमूव करवाने की कोशिश करें, और जो लोग फीडबैक नेगेटिव दे रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको समझाएं, उनको कंपनसेट करें ताकि वो फीडबैक जो है उसको रिवाइज़ करें।
उसके बाद जी हिडन जो रिस्ट्रिक्शंस है आपकी, रिस्ट्रिक्शंस दो तरह की होती हैं। एक वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो ये भी आपको बता देता है कि भाई रिस्ट्रिक्शन लगी है, आप इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लें ताकि ये रिस्ट्रिक्शन दूर की जाए। कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं जो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। वो रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि आपकी सेल डाउन हो जाती है, आपकी प्रमोशंस रुक जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। ये आपने रेगुलरली मॉनिटर करनी है क्योंकि एज सच इस तरह का सीन तो क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद है जी अपडेट द स्टॉक एंड प्राइसेस डेली। इसके ऊपर एक लेक्चर है मेरा, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। आपने अपनी स्टॉक की जो प्राइसेस हैं और उसकी जो क्वांटिटी है वो डेली जो है ना मैच करनी है अमेज़ॉन के साथ, कि अमेज़ॉन ने कहीं स्टॉक आउट तो नहीं कर दिया, स्टॉक आउट तो नहीं हो गया अमेज़ॉन पे, प्रोडक्ट कहीं गायब तो नहीं हो गई, या प्राइसेस उसकी फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। ये भी आपने रेगुलरली अपडेट करना है। तो आप वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं, और इस पे मज़ीद भी लेक्चर आएंगे कि आपने स्टॉक की प्राइसेस और स्टॉक की जो क्वांटिटीज़ है इनको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले ये मैसेजेस को आपने रेगुलरली जो है ना रीड आउट करते हैं, और मैसेजेस में अगर कोई रिक्वेस्ट आपके अगेंस्ट ओपन होगी तो आपने उस रिक्वेस्ट को किस तरह से जो है ना टैकल करना है। आज का लेक्चर जो है बेसिकली ये इसी सेकंड पॉइंट के ऊपर है कि आप रिक्वेस्ट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का आपके अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, आपके अकाउंट को रिक्वेस्ट ओपन होने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या नुकसान नहीं हो सकता, और इफ़ेक्टिवली जो हमारा मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम रिक्वेस्ट को किस तरीके से जो है ना टैकल करें। तो रिक्वेस्ट को चेक करते हैं जी। हमारे पास मैसेजेस जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास मैसेजेस ओपन करते ही अगर कोई रिक्वेस्ट से रिलेटेड मैसेज होगा तो ये आपको इस तरह से शो होगा। तो इस मैसेज में सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि ये जो 3 नवंबर डेट आ रही है ना, इस डेट तक आपने, ईबे कहते हैं आपसे कि आपने इस रिक्वेस्ट को क्लोज़ करना है, आपने इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करना है। तो आपने सॉल्व करना है 3 नवंबर तक, इसको सॉल्व करना है। अब 3 नवंबर को कोई फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं आ जाना। 3 नवंबर को होना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि जिस डेट को आपको ये रिक्वेस्ट मसूल हुई है, आपको ईबे ने यहाँ पे वार्न किया है, उस रिक्वेस्ट तक आपने जो आपको एक्शन बेहतर लगता है वो एक्शन परफॉर्म करना बस। उसके बाद आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि 3 नवंबर को आपके अगेंस्ट डिसीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी आपको डिटेल बताता है कि जी आपका जो बायर है वो कह रहा है कि उसके पास आइटम जो है वो नहीं पहुँचा, तो आप जो है ना इस रिक्वेस्ट को देखें। तो जब आप इसको सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो रिक्वेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब ये देखें जी, ये एक रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट में बायर ने कहा है जी द बायर रिपोर्टेड देयर आइटम हैज़ नॉट अराइव्ड। ठीक है जी। अब आपने ना बहुत गौर से ध्यान के साथ ना इस लेक्चर को फॉलो करना है और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। हो सके तो इस यहाँ से जो है ना आप 2 से 3 दफ़ा देखें, इसको रिपीट करके देखें, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप उसको ना ज़बानी याद कर लें, आपको बार बार जो है ना वीडियो की तरफ भी ना आना पड़े और आप भूल भी ना जाए। तो सबसे पहले वो आपको बताता है कि ये आइटम जो है ना रिसीव नहीं हुआ जी, और बायर क्या कह रहा है, वो नीचे फिर लिखता है द बायर रिक्वेस्टेड रिफंड बिकॉज देयर आइटम हैज़ नॉट अराइव्ड, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू देयर रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। बायर्स रिक्वेस्ट है जी द बायर रिक्वेस्ट रिफंड, बायर्स मैसेज नॉट हैप्पी। अब बायर ने क्या किया जी, बायर ने ये कहा है, बायर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे सकता है। एक वो कह सकता है कि मुझे यही आइटम आप दोबारा से भेज दें, उस केस के अंदर आपको ये आइटम दोबारा भेजना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन बायर के पास ये है कि वो कहे कि जनाब मुझे आइटम नहीं मिला लेकिन आप मुझे रिफ़ंड कर दें। तो इस कंडीशन के अंदर आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन मेक श्योर कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को अपनी फेवर में सॉल्व करवाना है। ठीक है, अगर आप जैसे बायर कह रहे हैं ना, अगर वो कह रहे हैं रिफ़ंड, आपने रिफ़ंड कर दिया तो इट मीन्स आपने सरेंडर कर दिया है कि जैसा बायर कह रहा है वैसा बिल्कुल ठीक है, आपका एक्चुअली आइटम नहीं गया। इस चीज़ को आप एंडोर्स कर रहे हैं कि जनाब आइटम वाकई नहीं गया। तो जब आप इस रिक्वेस्ट को जैसे बायर कह रहा है वैसे क्लोज करेंगे तो आपका आइटम नॉट रिसीव रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, और आइटम नॉट रिसीव रेट जब इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है तो ईबे आपकी हिडन रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर देता है। आपकी सेल्स जो है वो डाउन हो जाती हैं, आपको रेगुलरली सेल्स नहीं मिल रही होती, और जो लोग सोशल मीडिया पे बार बार चीख रहे होते हैं कि हमें सेल्स नहीं आ रही, तो उनकी मेन रीज़न यही होती है। और वो लोग जो नीचे कमेंट्स के अंदर कह रहे होते हैं कि जनाब लिस्टिंग की जो टाइटल है उसको इम्प्रूव करें, डिस्क्रिप्शन को बहुत खूबसूरत सा करके बनाएं,
ऐड रेट बढ़ा दें, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो ये मशवरा दे रहे होते हैं। एक्चुअली जब आपको हिडन रिस्ट्रिक्शन लगती है तो फिर आपका इस तरह का कोई भी काम आपको फ़ायदा नहीं देता। बेशक आप जितना उस लिस्टिंग को खूबसूरत बना लें, टाइटल के ऊपर जितना काम कर लें, तो वो इस चीज़ से इम्प्रूव नहीं होता। उसके लिए आपको फिर आइटम नॉट रिसीव रेट को इम्प्रूव करना पड़ता है। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स लगानी पड़ती हैं जिससे आपके जो रिफ़ंड के केसेस हैं ये कम से कम हो। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, मेरा इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर बायर आपको जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप उसको मनोमान मान के वो पूरा कर देते हैं तो ये कोई आपका कारनामा नहीं है, ये केस सॉल्व नहीं हो गया। ये एक अदद आपकी जो है ना हिडन डिफेक्ट लग गया आपके अकाउंट के ऊपर, आपका आइटम नॉट रिसीव रेट बढ़ चुका है। ठीक है जी। बायर मैसेज में कुछ भी लिख सकता है, बायर कह सकता है कि जनाब फलां तारीख को मैंने ऑर्डर किया था और अभी तक वेट कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, बट जो भी उसका दिल करेगा वो मैसेज यहाँ पे लिख देगा। अब इस बंदे ने नॉट हैप्पी लिखा है, तो अब ये रिफ़ंड आपसे डिमांड कर रहा है जी, आपने इसको रिफ़ंड नहीं करना। अभी इसको मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली इसके साथ क्या होना चाहिए। जब बायर रिफ़ंड रिक्वेस्ट करे चाहे वो ये कहे कि मुझे नया आइटम भिजवाएं, इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सबसे पहले है जी ऐड ट्रैकिंग डिटेल्स फॉर द बायर। सबसे पहले ईबे आपको ऑप्शन देता है और इसको सिलेक्ट करके रखता है, और ईबे को भी पता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ईबे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसने यहाँ इसी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि आप ट्रैकिंग डिटेल्स दें, क्योंकि देखें आपका एक्शन ईबे का एक्शन है। बायर को ये लग रहा है कि ये आइटम ईबे भेज रहा है उसे, ठीक है ना। एट द फर्स्ट साइड बायर ये सोच रहा है चूँकि मैंने ईबे से जो है ना बाय किया है तो ये ईबे ही मुझे भेज रहा है। तो अब ईबे की जो गुडविल है ना वो डिपेंड करती है आपके एक्शंस के ऊपर। तो ईबे इसीलिए पहले आपको यहाँ सिलेक्ट करके दे रहा है कि भाई ट्रैकिंग डिटेल्स पहले दे दो, ठीक है ना जी। तो आपने सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपने ये देखना है, यहाँ ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जाएंगे, डिटेल के अंदर आपने देखना है कि आपने कोई ट्रैकिंग अपडेट की है या नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर तो आपने ट्रैकिंग डिटेल्स अपडेट कर दी हैं और आइटम डिलीवर्ड शो हो रहा है ट्रैकिंग के अंदर, तो आपने सिंपली इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपकी जो ट्रैकिंग है वो आप डाल के उसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह ट्रैकिंग अपडेट करने के बाद आपका जो काम है वो फाइनल हो जाएगा, आपने मज़ीद कुछ नहीं करना। और ये ट्रैकिंग डिटेल जो है आपने 3 नवंबर जो है उससे पहले अपडेट करनी है, ठीक है जी। तो ये सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर आपके पास ट्रैकिंग डिटेल अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि आपने आइटम भेज दी है और अमेज़ॉन से भेज दी है और अब आपके पास ट्रैकिंग नहीं है, आप अमेज़ॉन की ट्रैकिंग किस तरह से जी मैनेज करेंगे, वो तो ईबे एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा। अब ज़्यादातर जो है ना हमारे आइटम नॉट रिसीव की जो केसेस हैं वो यहीं पे आके रुक जाते हैं कि हमें फिर अल्टीमेटली रिफ़ंड करना पड़ता है, क्योंकि हम ट्रैकिंग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रैकिंग है नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी ट्रैकिंग। जब मैंने आपको रिसोर्स मैनेजमेंट में लेक्चर दिया था तो मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि भाई ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो अगर आपके पास ट्रैकिंग का कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है तो आप ये काम ना करें, इससे पूरी जो है ना कम्युनिटी को नुकसान होगा। तो ट्रैकिंग आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर इन केस आपको लग रहा है कि ट्रैकिंग अमेज़ॉन पे, कोशिश करें कोई कन्वर्ट की हुई ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दें, प्रोवाइडेड दैट कि वाकई आइटम अगर पहुंच चुका है तो फिर आप कोशिश करें कि उस ट्रैकिंग को कन्वर्ट करवा लें। अगर आपको लगता है कि ट्रैकिंग कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, और ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आपने ट्रैकिंग जो है ना कन्वर्ट नहीं करवाई या कन्वर्जन कोई टूल नहीं रखा हुआ या कोई सर्विस सब्सक्राइब नहीं की, तो फिर अल्टीमेटली आप रिफ़ंड कर दें उसको, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप जो है ना बायर को कंपनसेट कर दें। और जब आप रिफ़ंड करेंगे तो समझ लें कि आप जो केस है ये हार चुके हैं, केस आपने विन नहीं किया। इन केस अगर आपने ट्रैकिंग अपडेट की हुई है और आइटम ट्रैकिंग के अंदर मसला आ रहा है, आइटम नहीं हो रहा, शिप नहीं हो रहा, तो आप उस ट्रैकिंग को भी लगा दें। फिर आप अपने प्लेटफॉर्म जो अमेज़ॉन है वहाँ जाके कंप्लेन करें कि जनाब ये आइटम नहीं पहुँच रहा, हमें रिफ़ंड करें या नया आइटम भेजें। तो आप इसको नया आइटम भेजेंगे। जब आप इसे नया आइटम भेजेंगे तो आप एक मैसेज सेंड करेंगे। मैसेज के अंदर आप इसको बताएंगे कि जनाब ये जो आइटम है ये हमने आपको भेज दी, आप 1 से 2 दिन वेट कर लें। बेशक फिर वो 3 दिन भी अगर आपका 3 नवंबर वाला जो है ना वो गुजर जाता है, 3 नवंबर से भी मसला आगे चला जाता है,
आपको टेंशन नहीं होगी, एटलीस्ट आपकी ट्रैकिंग जो है वो काम कर रही होगी, और जो बायर है वो भी हौसले में आ जाएगा कि आइटम मेरा आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद वो रिसीव हो जाएगा बायर को, और यूँ आपका जो ट्रैकिंग का स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। जब वो अपडेट हो जाएगा तो फिर इस रिक्वेस्ट का कोई इशू नहीं है, ये आपके हक में ही इसका फैसला आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिफ़ंड करने से आपने गुरेज करना है। किसी भी सूरत हाल में आपने कोशिश करना है कि आप आखिरी कोशिश करें, आखिरी हद तक जाएं कि बायर को रिफ़ंड ना करना पड़े। अगर आपने बायर को रिफ़ंड कर दिया तो यूँ समझ लें कि आप केस हार गए हैं। ठीक है जी, तो सेकंड ये है कि आप अगर आप बहुत अच्छी गुडविल है, आपको बहुत अच्छा अकाउंट है और आपकी ट्रैकिंग भी डिलीवर हो गई है, ठीक है, और आप एज ए गुड जेस्चर इसको जो है ना रिफ़ंड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, आइटम बहुत लो प्राइस का है और बायर बेचारा तंग हो रहा है, हो सकता है इसे ना मिला हो, तो आप मैं इसको रिफ़ंड भी कर देता हूँ। तो आप कोशिश ये करें कि उसे रिफ़ंड करें, और रिफ़ंड के अंदर जो रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है ना जी, जो रिफ़ंड के अंदर आप रिक्वेस्ट जो रीज़न आएगी उसमें आप ये लिख सकते हैं कि बायर ने इस आइटम को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है। ठीक है जी, इस ऑर्डर को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की है। सेकंडली, आप अगर रिफ़ंड करते हैं और ये चीज़ मेंशन नहीं करते तो आपने क्या करना है, सिंपली ईबे को जो है एक मैसेज करना है, ईबे के साथ कांटेक्ट में जाना है और ईबे को बताना है कि जनाब ये जो आइटम है एक्चुअली ये डिलीवर्ड हो चुका है, मैं इस केस में एक विनर हूँ क्योंकि मैं ये भेज चुका हूँ, फिर भी एज ए गुड जेस्चर मैं इसे रिफ़ंड कर रहा हूँ, तो काइंडली इस रिफ़ंड का जो इम्पैक्ट है वो मेरे आइटम नॉट रिसीव के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये आपने बात क्लियर करवा लेनी है, और ईबे इस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा और आपको इंश्योर करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस को ये चीज़ जो आपका रिफ़ंड है जाकर टच नहीं करेगा। अदरवाइज़ आपने पूरी कोशिश करनी है रिफ़ंड नहीं करना, और एज ए गुड जेस्चर अगर आप रिफ़ंड करना चाहते हैं और आप ईबे से बात करके इसको ठीक नहीं करवा सकते तो आप कोशिश करेंगे फिर रिफ़ंड ना करें, क्योंकि रिफ़ंड आपका आइटम नॉट रिसीव रेट को इंक्रीज़ कर देगा। तो जी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फॉर एग्जांपल बायर आपसे कहता है, ये तो केस था कि बायर ने कहा है कि जी मुझे रिफ़ंड कर दें, अब बायर आपसे कह सकते हैं कि मुझे एक और आइटम चाहिए। अब आपने आइटम और चाहिए केस में ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ना आपने भेजा ही नहीं है, ठीक है ना, एक सिनेरियो ये है कि आपने आइटम अभी तक भेजा नहीं है, आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था अमेज़ॉन से और आपने भेजा नहीं है, और अब जाके जो है ना बायर ने रिक्वेस्ट ओपन कर ली है, तो अब आपके पास वो अगर ये कहता है कि सेम आइटम चाहिए, तो आप कोशिश करें कि 3 नवंबर तक वेट कर लें। 3 नवंबर तक हो सकता है आइटम दोबारा से आ जाए। तो आप जब वेट करने की सूरत में आपने इस रिक्वेस्ट को ऐसे नहीं छोड़ देना कि ऐसे ही पड़ी रहे, आपने एटलीस्ट बायर को मैसेज करना है कि आइटम शिप कर दिया हमने और आइटम प्रोसेसिंग के अंदर है, शिपिंग प्रोसेस के अंदर है, तो वो विद इन 1 to 2 डेज़ आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि 3 तारीख से पहले आप आइटम शिप करवा दें उस बंदे को, ठीक है, और शिप करवाते ही जैसे ही ट्रैकिंग आए तो वो ट्रैकिंग अपडेट करें। अगर 3 को नहीं भी कहते तो 3 तारीख को अगर आप नहीं डिस्पैच कर पाते, 3 तारीख तक नहीं दे पाते, तो आप एक और दिन देख लें, आपकी लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि 3 नवंबर को क्या होगा। 3 नवंबर को डिसीजन नहीं आएगा, 3 नवंबर को क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 3 को भी अगर नहीं आया तो 4 को 5 को आप कोशिश करें कि ये मटेरियल आप डिस्पैच करवा दें। लेकिन अगर 1-2 दिन मज़ीद जो है ना वो नहीं आता तो फिर ये है कि केस आपके अगेंस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे 2 केसेस के 2 आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो अगर आपने आइटम नहीं भेजा और अभी तक रिफ़ंड भी नहीं किया तो ईबे क्या करेगा, ईबे 3 तारीख को ना इस तरह का एक जो है, आपको मैं एक और दिखाता हूँ, एक और केस दिखाता हूँ। ईबे जी क्या करेगा, अब ये एक और केस है। इस केस के अंदर जो है ना वो यूँ समझ लें कि 3 तारीख गुजर चुकी है, आपका जो 3 नवंबर है ना वो गुजर चुका है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन जो पहले वाले हैं ना उसके साथ ईबे क्या कहता है, चौथा ऑप्शन ले देता है यहाँ पे, आस्क ईबे टू स्टेप इन एंड हेल्प। अब ये जो है बायर जो है उसको भी ये ऑप्शन नज़र आ गई और आपको भी आ गई है। अगर बायर को लगता है 3 तारीख के बाद कि जनाब कोई भी आपने डिसीजन नहीं लिया, अभी तक मटेरियल भी नहीं भेजा, रिफ़ंड भी नहीं किया, तो यहाँ पे वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ईबे को कह सकता है कि जनाब आप आएँ और इसका फ़ैसला करें।
ईबे फिर देखेगा कि भाई आपने ट्रैकिंग डिटेल्स अपडेट की हैं या नहीं की, या फिर आपने रिफ़ंड किया या नहीं किया, तो फिर ईबे क्या है, उस बायर के हक में वो केस क्लोज कर देगा और बायर को रिफ़ंड कर देगा। अब देखें, इस रिफ़ंड करने में और आपके रिफ़ंड करने में फ़र्क है। जो रिफ़ंड आप करेंगे वो आइटम नॉट रिसीव रेट को डिस्टर्ब करेगा, वो आइटम नॉट रिसीव रेट को इंक्रीज कर देगा, और जो रिफ़ंड ईबे करेगा और इस केस को बायर के हक में क्लोज करेगा, वो आपके अकाउंट के ऊपर एक जाहिर होने वाला डिफेक्ट लगेगा। आइटम नॉट रिसीव एक हिडन डिफेक्ट है, वो भी चेक हो सकता है। आप अपनी परफॉर्मेंस सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं उसको भी। लेकिन आपका जो आपका सेलर लेवल है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करता आइटम नॉट रिसीव रेट। ठीक है, वो आइटम आपका जो सेलर लेवल अगर अबव स्टैंडर्ड है वो अबव स्टैंडर्ड ही रहेगा, उसको कोई वो इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, उस केस में जब आप रिफ़ंड कर देते हैं तो वो एक आपका आइटम नॉट रिसीव रेट बढ़ जाता है, लेकिन वो सेलर लेवल, आपने ये बातें बड़ी गौर से सुननी है, सेलर लेवल को जो है ना इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप केस हार गए हैं और ईबे ने डिसीजन आपके अगेंस्ट दे दिया है, ईबे कहता है कि जनाब आपने ना ट्रैकिंग डिटेल्स अपडेट की है ना आपने रिफ़ंड किया, तो जी मैं खुद कर रहा हूँ रिफ़ंड, और जो है ना आपका कस्टमर जो है ना वो विन कर गया केस, तो उस केस में आपके ऊपर एक डिफेक्ट लगता है जिसे कहते हैं केसेस क्लोज्ड विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। वो कहाँ पे होता है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेलिंग में आए आप, सेलिंग में जैसे ही आएंगे आप, यहाँ पे ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर आपने देख लेना यहाँ पे ये जो आपका सेलर लेवल है ना जी, सेलर लेवल में आपने देखना है, ये सेलर लेवल में ये जो है ना जी केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये वही केस है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये वही केस है कि आपने ना कोई ट्रैकिंग अपडेट की है और ना ही आपने जो है उस बायर को रिफ़ंड किया है। तो ईबे क्या करता है, ईबे इमीडिएटली जो है ना उसको क्लोज कर देता है, केस को, बायर को रिफ़ंड कर देता है, और ये वाला केस जो है ना आपके अगेंस्ट ओपन होता है और ये रेट आपका बढ़ जाता है। ये सर्टेन लेवल पे जाए तो आपका अकाउंट अबव स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और आप बिलो स्टैंडर्ड हो जाए तो सेल्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में अगर कोई शख्स ऐसा भी है जो देख रहा है और उसका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम बिलो स्टैंडर्ड अकाउंट्स को भी बहुत अच्छा चलाते हैं, एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो ये एक इजाफी चीज़ है, अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड वाला भाई है अकाउंट को अच्छे से चलवाना चाहता है तो हम चला के देंगे। तो बिलो स्टैंडर्ड में आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जी केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, ये एक बहुत डेंजरस किस्म का आपका जो है ना डिफेक्ट है। ये जब लग जाता है, ये बढ़ना जब स्टार्ट होगा तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। तो ये इससे परफॉर्मेंस जो है आपकी अभी जो है ना एज सच, जितना आइटम नॉट रिसीव जो का जो केस है वो तब आता है जब आप जो है ना खुद रिफ़ंड कर देते हैं, तो तब वो डिफेक्ट लगता है। जब ईबे रिफ़ंड करता है और केस क्लोज करता है तो फिर ये वाला डिफेक्ट लगता है। तो दोनों सूरतों के अंदर रिफ़ंड जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके वो जो है ना दोनों सूरतों में रिफ़ंड ही करना पड़ रहा है, कोई सूरत हाल नहीं है, तो खुद रिफ़ंड कर दें, इससे बच जाए ताकि आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड ना जाए। क्योंकि आइटम नॉट रिसीव रेट को आप बाद में भी ठीक कर सकते हैं, आप उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और सेल्स भी आपकी उस तरह से डाउन नहीं होती जिस तरह बिलो स्टैंडर्ड में हो जाती हैं। तो वो करें, कोशिश करें कि आप फिर रिफ़ंड कर दें। मैं दोबारा से उस पर आ जाता हूँ जी। तो अब जब ये यहाँ ईबे को इन्फॉर्म कर देगा आपका जो बायर है कि जनाब मेरा तो मसला हल नहीं हुआ, तो ईबे ने अल्टीमेटली क्या करना है, इस बंदे को केस जो है वो इस बंदे के हक में क्लोज करना है और उसको रिफ़ंड कर देना है। दूसरी सूरत हाल ये है कि आपने ट्रैकिंग वगैरह अपडेट कर दी थी जी, बिल्कुल ठीक ट्रैकिंग अपडेट कर दी है आपने, और ट्रैकिंग का स्टेटस आप ऑर्डर डिटेल में जाके देखते हैं कि वो जी बिल्कुल शिप्ड आ रहा है जी। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने देखा है कि यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि आपने जो ट्रैकिंग अपडेट की है ये डिलीवर्ड शो हो रही है। ठीक है जी, ये डिलीवर्ड शो हो रही है, इसीलिए ये केस आज तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। इस पे ना ईबे ने कोई एक्शन लिया है, ना हमने कोई एक्शन लिया है, ना बायर ने लिया। बायर को भी पता चल गया कि आइटम पहुंच गया। तो जब आपने ट्रैकिंग अपडेट कर दिया तो अब आप कह सकते हैं ईबे को, आस्क ईबे टू स्टेप इन एंड हेल्प, क्योंकि 3 नवंबर की डेट गुजर चुकी है, लेट्स सपोज, और अब टाइम ये आ गया कि अब ईबे ने इसके ऊपर डिसीजन लेना है। तो अब इसके ऊपर डिसीजन आपको चाहिए कि आप डिसीजन जो है अपनी फेवर में करवा लें। ये बिल्कुल ऐसी पेंडिंग नहीं पड़ी रहनी चाहिए। आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी,
कंटिन्यू करने के बाद आपने, ठीक है जी, आई पोस्टेड द आइटम विद ट्रैकिंग डिटेल्स, ठीक है। तो आपने जो है ना बताना है, रीज़न यहाँ पे बतानी है और बताना है, आप खुद को क्लियर करना है कि जी मैंने पोस्ट कर दिया आइटम और ट्रैकिंग डिटेल्स भी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने करना है आई कांट सॉर्ट थिंग्स आउट विद द बायर। आपको लगता है कि बायर भी जो है ना आपको मुसलसल तंग कर रहा होगा, तो जी नहीं आई मेरे पास, आपने ट्रैकिंग दे दी है और बायर फिर भी मैसेज किए जा रहा है कि जनाब नहीं मेरे पास नहीं पहुंचा, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई रिफंड द बायर एंड द बायर इज़ नॉट सेटिस्फाइड। आप कह सकते हैं कि जी मैंने इसे रिफंड किया लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो हमारा केस जो है वो ये है कि आई पोस्टेड द आइटम विद ट्रैकिंग डिटेल्स। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डिटेल्स लिख सकते हैं कि जी मैंने इसको भेज दिया इस बंदे को, और आप ट्रैकिंग का स्टेटस देख सकते हैं। ट्रैकिंग का स्टेटस बिल्कुल ओके है, डिलीवर्ड हो चुकी है, और इसे सबमिट कर दें बस। उसी दिन जो है ना आपके हक में फ़ैसला आ जाना है। तो इस तरह से जो है ना आपने कोशिश ये करनी है। मैं आपको फिर एडवाइस कर दूं कि रिफ़ंड से जो है ना आपने किनारा कशी करनी है। कोशिश ये करें आप कि अगर आप आइटम डिलीवर नहीं कर सकते, अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अगर आपको लगता है कि ये आइटम नहीं जाएगा, तो कोशिश करें कि ये रिक्वेस्ट ओपन हो ही ना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपने फिर एक दफ़ा सुननी है कि कोशिश ये करें कि ये जो आपका बायर है ना वो इस स्टेज पे ना जाए कि उसे ये ओपन करना पड़े। आप जैसे ही आपको लगे कि आइटम जो है ना नहीं हो सकता, जो है ना हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसको अवेल नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली बायर को मैसेज कर दें कि जनाब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आपका आइटम जो है वो शिपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वो मतलब शिपिंग प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, तो विद इन फ्यू डेज़ हम आपको जो है ना आइटम डिलीवर कर देंगे। आपने ये बिल्कुल भी शो नहीं करना है कि आप आउट ऑफ स्टॉक हैं। आपने जो है ना आइटम इसलिए नहीं भेज सकते कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये उन्हें बताना है कि आइटम नॉर्मल से 1-2 दिन ज़्यादा ले सकता है, तो आपने वेट करना है, आइटम आप तक पहुंचेगा। तो आपने साइलेंस जो है बिल्कुल नहीं रखनी। ईबे के ऊपर कोई भी मैसेज आए उसे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। इस तरह का केस है फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं अमेज़ॉन के ऊपर, अपने बायर को लाजमी तौर पे मैसेज करें कि जनाब हमारे साथ मसला चल रहा है, कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम आइटम आपको पूरे टाइम के ऊपर नहीं पहुँचाएंगे, कुछ दिन लग जाएंगे आइटम को डिलीवर होने में। तो ये आपने करना, बिल्कुल साइलेंस रखेंगे तो ये केस आपके अगेंस्ट ओपन हो जाएगा। और इन केसेस का ज़्यादातर जो है ना आपके अगेंस्ट ही जाते हैं। आप रिफ़ंड करके ये ना समझा करें कि वो आपके हक में गए हैं, वो आपके अगेंस्ट ही हैं, और मुसलसल रिफ़ंड करने से आपका अकाउंट किसी काम का नहीं रहता। तो कोशिश करें कि आप इस तरह से जो है ना इसको मैनेज करें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये इसको देखने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और फिर वही बात कहता हूँ कि जो मैंने रिसोर्स मैनेजमेंट में कहा था कि आप सबसे पहले ट्रैकिंग का इंतज़ाम करें, फिर आगे काम करें। ट्रैकिंग का इंतज़ाम नहीं होगा तो काम मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा रखें। आपको जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आपको पता चल जाए। प्रोडक्ट अगर अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, आप उसको ख़त्म कर दें, ताकि इस तरह का कोई ऑर्डर ना आए। फिर आप ऑर्डर फुलफिल नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी, और रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी तो ज़ाहिर है फिर रिफ़ंड करना पड़ेगा, और आपका जो आइटम नॉट रिसीव रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप रिफ़ंड नहीं करेंगे तो ईबे केस क्लोज कर देगा, बायर को रिफ़ंड कर देगा, और उस सूरत हाल में आपका वो जो डिफेक्ट है, आपका केसेस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अकाउंट और ज़्यादा डेंजर में चला जाएगा। और आइटम नॉट रिसीव का रेट अगर नए अकाउंट्स पे कुछ उससे ज़्यादा हो जाए, कुछ उसके जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपकी ईबे सेलिंग रोक देगा। ठीक है जी, डिफरेंट जो है ना कोड के साथ वो आपको करेगा, थ्रेट करेगा, आपसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना डिमांड करेगा, और जो है इसके भी चांसेस है कि अकाउंट आपका परमानेंट सस्पेंड कर दे। तो न्यू अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ट्रैकिंग वगैरह अपडेट करें, टाइम पे ट्रैकिंग का ख़ास इंतज़ाम करके रखें, स्टॉक को मैनेज करें, प्राइसेस को मैनेज करें। मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, और एक और लेक्चर भी आ रहा है कि आप किस तरह से जो है ना इफेक्टिवली स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है ना स्टॉक की प्राइसेस को मैनेज करेंगे, उसकी जो है ना क्वांटिटी को मैनेज करेंगे कि अमेज़ॉन पे इमीडिएटली जो है ना अगर जो भी चेंज आती है वो आप अपने स्टोर पे कर लें। तो वो लेक्चर भी आपने देखना है, जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी देखें, मैं लिंक में डाल देता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वीडियो की। तो होप सो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मेरी जो एडवाइस है इससे रिलेटेड, जितनी भी मैंने एडवाइस की आपको, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियोस जो हैं लेटेस्ट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो इसके जो बाकी हमारे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास मटेरियल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस और स्टैट्स को हमने देखना है, सेलर लेवल के स्टैट्स को हमने देखना है, इसको मैनेज करना है, फीडबैक को हमने मैनेज करना है,
हिडन रिस्ट्रिक्शंस को हमने देखना है, किस तरह से हमने मैनेज करना है। स्टॉक और प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि मैं एक और लेक्चर भी आ जाएगा, एक पहले भी है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करता हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर कोई इसके अलावा आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी है, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर पूछ सकते हैं। मेरा अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का पेज है, आप लोग वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी आपको मसला हो आप उस पर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो फॉर्मेट के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का इसी चैनल के ऊपर जो है मैं आंसर करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमारा 18 नंबर लेक्चर अभी चल रहा है। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ बताया कि आपने किस तरह से जो है ना, जो बायर की तरफ से रिक्वेस्ट आपके अगेंस्ट ओपन होती हैं, आपने उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली डील करना है। तो वो आपको क्लियर हो गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर करना है, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखना है। तो परफॉर्मेंस की बेस पे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बेस पे, परफॉर्मेंस के स्टैट्स देख के आप जो है अपने स्टोर को डे टू डे, स्टोर की जो पॉलिसी है, जो सेल्स पॉलिसी है, उसको रिवाइज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्टोर के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास, आप जब सेलर सेक्शन में जाएंगे, आप सेलिंग में जाएंगे, अपने सेलर जो है ना, सेलर हब को ओपन करेंगे, तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस का जो यहाँ पे सेक्शन नज़र आता है, यहाँ पे आप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे। तो आपको ट्रैफिक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है ना स्टैट्स स्टार्ट हो जाएंगे, शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ईबे के जो है ना सेलर के तौर पर आपको इन स्टैट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन स्टैट की बेसिस पे जो है आप अपनी अगली जो पॉलिसी है, आपने किस तरह से चीज़ों को सेल करना है ईबे के ऊपर, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिवाइज़ करते हैं। तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कंपटीशन करना मार्केट के अंदर। तो ये सारे स्टैट्स जो हैं, इनका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ है जी इम्प्रेशंस, आपका नंबर 1। पहले तो ये आपको बताता है कि किस डेट के बीच में ये सारा डाटा आपको शो कर रहा है। तो ये 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का डाटा है। इसके बीच में जो है ना, हमने जो परफॉर्म किया है, ट्रैफिक की बेस पे जो परफॉर्म किया है, वो आपके सामने है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना जी, वो है कि आपके इम्प्रेशंस कितने हैं। इम्प्रेशंस हमारे हैं यहाँ पे 17,54,000 समथिंग, और ये 63% आपको ग्रीन कलर में इसका जो एरो है ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि पिछला जो महीना था, जो आपका महीना बनता है, आई थिंक 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो महीना है, उसकी निस्बत ये 63% मज़ीद इंक्रीज़ हुए हैं, इम्प्रेशंस आपके इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इम्प्रेशन का क्या लॉजिक है। सबसे पहले तो आप लोग ना ये समझ लें कि इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इम्प्रेशंस को जो है ना बहुत गलत समझ रहे होते हैं कि इम्प्रेशन का मतलब शायद ये है कि इतनी दफ़ा जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स को जाके लोगों ने देखा है। तो इनका ये मतलब नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को देखा गया। इंप्रेशन सिंपली ये होता है कि आप ईबे के ऊपर गए, आपने ये ईबे खोला है, अब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करने के दौरान आपकी जितनी ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जा रही हैं, ये देखें, आप इनको देख, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं है और अभी भी हम नहीं देख रहे, लेकिन ये जो है ना आपको शो हो रही हैं, ये इस पेज के ऊपर आ रही हैं। अब आप इसको गौर से देखें या ना देखें, ये इस लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको बेशक मैंने नहीं देखा और मैं इसको देखे बगैर गुजर गया हूँ, तो इसका जो भी सेलर है ना, उसको एक इम्प्रेशन मेरा जो है वो चला गया है, उसकी जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। तो अब मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स देखूंगा वो इन इम्प्रेशन में काउंट होंगी, उनके इम्प्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो इसी तरह जो है ना कहीं हमारी प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ जाती है। वहाँ से जब ये कोई भी बंदा स्क्रॉल करता है और उस पेज के ऊपर जब हमारी प्रोडक्ट होती है, तो हमारा एक इम्प्रेशन जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी ने हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत इन डेप्थ जाके देखी है या उसको बड़े गौर से उसने ओपन किया है और देखा। तो इम्प्रेशन का सिर्फ ये मतलब होता है कि बस इम्प्रेशन ही है, वो किसी पेज के ऊपर प्रोडक्ट थी और वो कोई देखे बगैर बेशक गुजर गए या उसने देखा भी है, तो इस हिसाब से इसको लेते हैं हम। यहाँ पे इम्प्रेशन जो है ना, आपने इम्प्रेशन का जो है इंक्रीज़ 63.6% ये इंक्रीज़ हुए हैं जी प्रीवियस उससे। अब इसमें इसका जो इंक्रीज़ है, इसको आपने बाकी सारे स्टैट्स के साथ मिल के जो है ना आपने देखना है। बाकी सारे ये सारे स्टैट्स एक दूसरे के साथ जुड़े। अभी चूँकि हमने कोई और स्टैट
एनालाइज नहीं किया, सिर्फ इसी पे है। तो अब अभी इससे हम दो रिजल्ट्स ले सकते हैं कि 63.6% किस तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो ये है कि जी नंबर ऑफ़ लिस्टिंग आप बढ़ा दें, नंबर ऑफ़ लिस्टिंग बढ़ा देंगे तो आपके इंप्रेशन उतने ज़्यादा हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग ज़्यादा करते जाएंगे इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, हर कैटेगरीज़ को लोग देख रहे हैं, तो वो इस तरीके से भी बढ़ सकता है। लेट्स सपोज अगर आप लिस्टिंग कांस्टेंट है तो दूसरी सूरत ये है कि आप नई जो लिस्टिंग कर रहे हैं या पुरानी जो लिस्टिंग है उसका आपने ऐड रेट इंक्रीज़ कर दी है या कोई मार्केटिंग कंपेन चला लिया, उस सूरत में भी आपके ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये दो सूरतें हैं, इसमें इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, बाकी एज सच अगर आपने 10 लिस्टिंग पिछली महीने में थी आपकी, उन पे हर लिस्टिंग पे 2% ऐड रेट था और इस महीने भी वो 10 लिस्टिंग्स ही हैं और 2% ऐड रेट है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इंप्रेशन इंक्रीज़ होंगे। वो कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन दो काम जो है ना इस पर लाजमी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंप्रेशन इंक्रीज़ होते हैं। या तो ये आप लिस्टिंग जो है आप बढ़ा रहे हैं अपनी, या फिर ऐड रेट जो है ना आप इम्प्रूव कर रहे हैं, या कोई मार्केट कंपेन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकंड पे आ जाता है जी पेज व्यूज़। अब ये जो इंप्रेशन है ना जी, इंप्रेशन पेज व्यू में तब कन्वर्ट होता है जब लेट्स सपोज मैं इस प्रोडक्ट को अगर ओपन कर लेता हूँ, तो अब जब मैं इसको देखूंगा, जब मैं इस स्पेसिफिक पेज में ओपन करूंगा, तो फिर हमारा क्या होगा, एक जो है पेज व्यू काउंट होगा। पेज व्यू जी ये आपका इस तरह से काउंट होता है। तो अब पेज व्यू के नीचे जो है ना 8.4% डिक्लाइन है, रेड कलर में एरो का जो है ना साइन नीचे है, तो ये डिक्लाइन के अंदर है। बेसिकली ये हमें ये शो कर रहा है। इसको अब हम जो इंप्रेशन है ना इसके साथ जो है ना लेके चलते हैं। अगले चूँकि स्टैट्स हमने भी डिस्कस नहीं किए, अब इसको हम इसके साथ लेके चल सकते हैं। अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि आपके इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंप्रेशन तो बहुत बढ़ रहे हैं, 63% इंक्रीज़ कर गए, लेकिन लोग पेज व्यू की तरफ नहीं आ रहा। इट मीन्स के इंप्रेशन के अंदर जो आपकी प्रेजेंस है, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट को जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है कि कोई बंदा जो है ना आपको उस स्पीड से क्लिक करे जिस स्पीड से वो पिछली दफ़ा करता रहा था। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि फ्रेश जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें अपनी पॉलिसी चेंज करें, उसमें आप इमेजेस पे अच्छा काम करें, इमेजेस के साथ साथ आप प्राइस के ऊपर फोकस करें कि प्राइस आपका थोड़ा सा कंपेटिटिव होना चाहिए, प्राइस आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप ऐसी जो है ना लिस्टिंग्स लगा रहे हैं, लिस्टिंग्स ऐसी आप लगा रहे हैं जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करें, आप ये इंडिकेट करता है अगर ये डिक्लाइन कर रहा है और ये इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स के पेजेस में तो आ रही है प्रोडक्ट आपकी, ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो पेजेस के अंदर तो आ रही है, हर पेज पे आ रही है, कैटेगरीज के अंदर भी आ रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट इतनी विलिंग नहीं है कि कोई इसको क्लिक उस हिसाब से करे जैसे पहले होती आ रही थी। तो इसके यही इंडिकेशन है कि जनाब आप हंटिंग पे फोकस करें, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं है, या तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है जो किसी के काम की नहीं है, या 10 प्रोडक्ट्स में से आपके 5 से 6 प्रोडक्ट ऐसी लग गई हैं जो किसी के काम की नहीं है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा दी है, तो वो फिर लोग देखे उसको क्लिक किए बगैर ही गुजर जाएंगे, तो इंप्रेशन तो बढ़ेंगे आपके लेकिन पेज व्यूज़ नहीं आएंगे। सेकंड ये है कि आपकी वैसे ही अट्रैक्ट नहीं कर रही, आपकी इमेजेस बैड है, उसकी बेसिस पे भी हो सकता है कि आपको पेज व्यूज़ ज़्यादा ना आ रहे हो, तो आप इमेजेस को भी बेटर कर सकते हैं। थर्ड ये है कि प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा आपने रख ली हैं, उस प्राइस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जी पेज व्यूज़ आपके डिक्लाइन में अगर होंगे तो आपने अल्टीमेटली क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च बेटर करनी है, प्रोडक्ट्स ऐसी लेके हैं जिनको क्लिक करना, जिनको ओपन करना लोगों को पसंद हो, लोगों को अट्रैक्ट करती हो, प्लस अगर वो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैं, क्लिक करते हैं लोग और फिर भी नहीं आ रहे, तो फिर आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस को थोड़ा सा रिवाइज करें और उनकी इमेजेस पे काम करें। उसके बाद है जी क्वांटिटी सोल्ड जी 38% इंक्रीज़ है इसमें, ठीक है जी, और 38% इंक्रीज़ है, 6% इसमें इंक्रीज़ है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम इसको इन दोनों के साथ जो है ना इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जनाब इंप्रेशंस काफ़ी सारे इंक्रीज़ हुए हैं, 38% जो है ना हमारी जो है क्वांटिटी भी सोल्ड हो गई है, लेकिन हमारे पेज व्यूज़ डिक्लाइनिंग में है और क्वांटिटी जो है ना ये बहुत इम्प्रूव कर रही है। ये इसका ये मतलब है कि ये जो महीना है, इस महीने के अंदर जो व्यूज़ आ रहे हैं, हमें जो व्यूज़ आ रहे हैं वो पिछले महीने की निस्बत उनके अंदर सेल में कन्वर्ट होने की सलाहियत ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लिस्टिंग्स के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जिनके अंदर प्राइस भी ज़्यादा हो सकती है, इमेजेस भी ठीक नहीं है, आपकी प्रोडक्ट रिसर्च में भी आप फॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये भाई आपका जो है ना काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, ठीक है ना, इससे पहले जो आपका हाल था उससे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है कि कम से कम लोग जितना व्यू कर रहे हैं ना वो बाय करने की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, वो टेंडेंसी उनमें ये है कि वो इसको
आपकी प्रोडक्ट को बाय ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अभी पेज व्यूज़ को आप मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो ये 38 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि आपका ये जो पेज व्यू वाला सेक्शन है ये डिक्लाइन में गया है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा था, लोग पेज व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे, अब चूँकि कम है, पहले ज़्यादा थे लेकिन सेल की तरफ नहीं आते थे। पेज व्यूज़ धड़ाधड़ थे लेकिन सेल की तरफ नहीं आते थे। ये क्लियरली जो है ना इंडिकेशन ये होता है कि पहले आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, हर बंदा, और ऐसी प्रोडक्ट भी थी जो आप बहुत लो कंपटीशन के अंदर लगा रहे थे। लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती थी कि जनाब इस प्रोडक्ट को देखना है, हमने इस प्रोडक्ट को जाकर बाय करना है। लेकिन जब वो उसके अंदर आते थे, प्रोडक्ट को जब क्लिक करते थे तो उनको कुछ ऐसा नज़र आता था, कुछ ऐसा उसके अंदर फॉल्ट नज़र आता था कि वो उसको उस तरह से बाय नहीं करते थे जिस तरह से वो आजकल कर रहे हैं। पहले मतलब अब 38% इंक्रीज़ कर गया, तो पहले जो है हो सकता है 38% डिक्लाइन में था। तो इस यही वजह थी कि पेज व्यूज़ अच्छे थे, पेज व्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन जब पेज पे कोई बंदा आता था तो वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी। ठीक है जी, उसकी सबसे जो है ना मेन रीज़न ये होती हैं कि अगर आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है लोग जो है व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं वो, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, लोग सेल नहीं करते। तो पिछले दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ था कि व्यूज़ बहुत अच्छे थे, इंप्रेशन भी ठीक थे, लेकिन पेज व्यूज़ अब चूँकि बहुत थोड़े से कम हुए हैं तो आप सोच सकते हैं पिछले महीने बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले महीने सेल्स कम थी, पेज व्यूज़ बहुत अच्छे थे, सेल्स कम थी। तो इसका ये मतलब है कि आपके नेगेटिव फीडबैक थे, लोग आए हैं अच्छे तरीके से आए हैं आपकी प्रोडक्ट्स पे, लेकिन जब उन्होंने फीडबैक देखे तो वो पेज पे बाय किए बगैर ही आगे गुजर गए हैं। लेकिन आपने आस्ते आस्ते जब इम्प्रूव किए और फीडबैक अच्छे होना स्टार्ट हुए हैं, तो इस महीने जो है ये जो करंट चल रहा है इसमें चूँकि लोग बेशक थोड़े ही आ रहे हैं, लेकिन पिछले महीने की निस्बत 38% जो है वो ज़्यादा लोग जो है ना आपसे बाय कर रहे हैं। तो जब आपके पास ये वाला सीन हो कि लोग तो धड़ाधड़ देख रहे हैं, पेजेस व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही, सेल्स नहीं आ रही आपके पास, तो उसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है कि रिसेंट जो आपके नेगेटिव फीडबैक आ रहे होते हैं, जो आपको ठीक प्रोडक्ट के नीचे नज़र आ जाते हैं, उसकी वजह से लोग बाय नहीं करते, उसका आपको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा होता है। तो फीडबैक के ऊपर भी लेक्चर आना है नेक्स्ट, जो है ना फीडबैक को हमने कैसे काबू करना है, नेगेटिव फीडबैक्स को, वो भी आएगा, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वहाँ जब आप उनको कंट्रोल में कर लेंगे तो ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, सेल कन्वर्जन जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक की सबसे फर्स्ट वो है। सेकंड ये भी हो सकता है कि पेजेस पे आने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना उसके अंदर आपने ब्लंडर मारे हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत लाइक की जाती हैं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं है कि उस डिस्क्रिप्शन की बेस पे जो है ना उसको बाय किया जा सके। तो ये भी एक रीज़न होती है कि लोग जो है फिर आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो क्वांटिटी सोल्ड के बाद जी नेक्स्ट हमारा आता है जी एवरेज क्लिक थ्रू रेट। अच्छा जी, एवरेज क्लिक थ्रू रेट ये है कि मिसाल के तौर पे अगर 17,54,138 लोग देख रहे हैं ना जी, या लेट्स सपोज 100 बंदा अगर देख रहा है, 100 बंदा देख रहा है, उसमें से अगर 2 बंदे क्लिक करते हैं पेज को, आपके इंप्रेशन को क्लिक करके प्रोडक्ट के पेज पे आ जाते हैं, तो वो आपका 2% जो है ना क्लिक थ्रू रेट होगा, 2% आपका क्लिक थ्रू रेट होगा। ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पे 100 बंदा देख रहे हैं, 100 इंप्रेशंस आ रहे हैं और 5 बंदों ने उसके ऊपर जो है ना क्लिक करके प्रोडक्ट को देखा है, तो वो आपका क्लिक थ्रू रेट होगा। और क्लिक थ्रू रेट आपका तभी इंप्रूव करता है कि आपकी जो इंप्रेशंस हैं इनके अंदर जान हो, आपके जो इंप्रेशंस हैं, ठीक है जी। तो क्लिक थ्रू रेट तभी जो है ना आपका इंप्रूव करता है जब आप कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट कम से कम जो है ना बहुत ध्यान से लगाएं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स ना लगाएं, और ऐसी प्रोडक्ट्स लगाएं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि इंप्रेशन के अंदर कोई बंदा उसे क्लिक करके ये पेज व्यूज़ जो है ना गेन कर ले। ठीक है जी। तो अब ये 4542 जो है ना आपका, ये इसका 2% बनता है, 0.2% बनता है। तो ऐसे इंप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसमें कोशिश ये करें कि आप जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके पेज व्यूज़ नहीं आ रहे लास्ट 1 मंथ से, उनको डिलीट कर दें, उनको डिलीट करके उनकी जगह और प्रोडक्ट्स लगा लें। और ये काम छांटी का आप डेली बेसिस पे करें। जो पुरानी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर व्यूज़ सफिशेंट नहीं आ रहे, आप उनको डिलीट कर दें ताकि ये आपका इम्प्रूव करे। अब ये जो अकाउंट है, ये जो भी बंदा चला रहा है, उस बंदे ने अपनी वो लिस्टिंग्स जिनके व्यूज़ 0 पड़े हैं, अब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, बाज़ दफ़ा वो जो है ना एल्गोरिदम के अंदर जो है ना प्रमोट नहीं हो पाती, उनको किक नहीं मिलती ईबे की तरफ से, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, रह जाती हैं। उनको बेशक अगर आप रखना भी चाहते हैं ना तो एक दफ़ा डिलीट कर दें, डिलीट करने के बाद दोबारा से
अदरवाइज़ वो फिर आपको उसी तरह ख़राब करेंगी, ठीक है। और ये स्टैट्स बहुत मैटर करते हैं सेल लेने में। आपकी स्टैट्स अच्छे नहीं होंगे ना तो आपकी प्रमोशंस बहुत कम होंगी, और जो एक्टिव बायर्स होते हैं उनको ये प्रोडक्ट्स कम ही जाती हैं आपके स्टोर की। तो उन कोशिश करें कि अगर आपका ये रेट बहुत कम आ रहा है ना, तो कोशिश ये करें कि आप ये जो इम्प्रेशन आ रहे हैं इसमें जो जो प्रोडक्ट्स बहुत कम व्यूज़ ले रही हैं, बहुत कम व्यूज़ ले रही हैं, दो चार व्यूज़ है लास्ट एक, उनको आप एंड कर दें। और बहुत अच्छी हैं तो फिर दोबारा लिस्ट कर दें, अगर अच्छी नहीं है तो उसकी जगह नई प्रोडक्ट ले आएँ। उसके बाद है जी एवरेज सेल कन्वर्जन रेट। एवरेज सेल कन्वर्जन रेट सिंपली ये होता है कि 100 बंदे ने अगर इन इम्प्रेशन से पेज ओपन किया है, ठीक है, और उसको पेज को ओपन करके देखा आपकी प्रोडक्ट को, और 100 में से जो है ना 3 बंदों ने जो है ना प्रोडक्ट बाय कर लिया है, तो ये 3% क्या होगा, आपका सेल कन्वर्जन रेट होगा, ठीक है जी। सेल कन्वर्जन रेट आपका होगा 3%। तो 3% जो है जी यहाँ पे इंडिकेट करता है एक लोअर सेल कन्वर्जन रेट। और सेल कन्वर्जन रेट में मैंने आपको बता दिया कि सेल्स इसीलिए कन्वर्ट नहीं हो रही कि नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं आपके, उससे लोग परेशान हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सही नहीं है आपकी, उससे भी लोग हला हो सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फीडबैक स्कोर भी लिखा हुआ होता है, उससे भी लोगों को पता चल जाता है कि इनका कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो वो भी कोशिश करेंगे आप लोग इम्प्रूव करें। तो ये जो है ना फर्स्ट रो के अंदर जितने भी स्टैट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब जी यहाँ से आपने एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से लिस्टिंग करनी है, हंटिंग किस तरह से करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपकी चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चल रही, तो आपने इमीडिएटली एक्शन लेने हैं, अपनी लिस्टिंग रिवाइज़ करनी है, ठीक है जी। अपना जो है ना काम आपने रिवाइज़ करना है। तो इन स्टैट से ये आपको सारा आइडिया हो जाता है, तो इमीडिएटली आप अपना वर्क स्टार्ट कर दें, आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग लेके आए। उसके बाद सेकंड पे जो रो है ना जी, उसमें है जी इंप्रेशन को वो स्प्लिट करता है, वो आपको बताता है कि इंप्रेशन किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहले वो आपको बताता है जी ऑर्गेनिक इंप्रेशंस जो है ना आपके 24% है, और ये 79% इंक्रीज़ हुए हैं इस महीने में। और प्रोमोटेड इंप्रेशन जो है वो 76% है, और ये 59.2% इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये प्रोमोटेड इंप्रेशन वाला जो पोर्शन है ना ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, ठीक है ना जी। आपका हो सकता है आपने कोई पॉलिसी वायलेट कर दी हो, कोई वीरो स्ट्राइक लग गया हो आपके ऊपर, ठीक है। वीरो स्ट्राइक के साथ साथ आप जो है ना आइटम लोकेशन पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने ख्याल रखना है डेली बेसिस पे कि कहीं आपके ऊपर हिडन रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। तो हिडन रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपके जो प्रोमोटेड इंप्रेशंस है वो यहाँ से रुक जाएंगे और वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपने अलर्ट हो जाना है, और आपने जो है फाइंड आउट करना है कि क्यों रिस्ट्रिक्शन लगी। आपने ईबे से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको बताएंगे। मैं इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँगा। इसको अगर मैं यहीं डिफाइन करता हूँ तो बहुत सारा टाइम जो है ना स्पेंड हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक इंप्रेशन में वो आपको ये बताता है कि जी हाँ, आपके जो लिस्टिंग्स हैं, जो आपके जितने भी आइटम हैं, उनको ईबे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती जो है लोगों को दिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती जो लोगों को वो दिखा रहे हैं, तो वो आपके कहलाते हैं प्रोमोटेड इंप्रेशन। प्रोमोटेड इंप्रेशन क्या होता है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यही प्रोडक्ट ओपन किया, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, तो इसके नीचे जो सिमिलर प्रोडक्ट ये आई पड़ी है, ईबे क्या करता है, इसको प्रमोट कर रहा है ईबे, ठीक है जी। हमारी प्रोडक्ट भी इसी तरह से यहाँ पे आई है, और उसके अगेंस्ट क्या हुआ है मैं आपको दिखाऊं। उसके अगेंस्ट हमें ये वाले इंप्रेशन जो मिल रहे हैं, ये हमें प्रमोशन के थ्रू मिल रहा है। इट मीन्स हमारी प्रमोशन बहुत अच्छी है, और प्रमोशन पिछले महीने की निस्बत 59.2% ज़्यादा है हमारी, ठीक है जी, प्रमोटेड। और ये तकरीबन 79% ऑर्गेनिक इंप्रेशंस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ से देखने वाली दो चीज़ें हैं कि प्रोमोटेड इंप्रेशन अगर आपके सिग्निफिकेंटली 50% से ऊपर जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपके ऐड रेट्स लगे हुए हैं ना उनको आप रिड्यूस कर दें, ठीक है। आप उनको रिड्यूस करें, वैसे भी आपके इंप्रेशन से कोई अच्छी सेल नहीं आ रही, ठीक है, और क्लिक थ्रू रेट भी कम है, कन्वर्जन रेट भी कम है। तो कोशिश करें कि प्रोमोटेड ऐड रेट्स जो हैं आपके उनको कम कर दें, 3% वाले को 2 पे ले आएँ, सबको 2 पे ले आएँ, ताकि आपका जो सेल्स आ रही हैं उनमें आपका मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए। आपको एज सच कोई मसला नहीं है इंप्रेशन का, इंप्रेशन बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपका क्लिक थ्रू रेट जो है ना लोग बाय नहीं कर रहे आपसे, तो जो बाय कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा ले लें, तो आप इसके ऐड रेट थोड़ा सा रिड्यूस यहाँ से कर सकते हैं। और अगर ये सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ पा रहे, लाइक ये 40% है, 30%, 40% है, तो आप अपना ऐड रेट इंक्रीज़ कर दें,
ताकि फिर आपके चांसेस हो सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक जो है जी, ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक के अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको आप जब फुलफिल करते हैं तो आप ऑर्गेनिक इंप्रेशन आपके बहुत बूस्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक इंप्रेशन में वही जो फेसबुक के अफलातून है उनकी बातें फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि आप जो है बहुत अच्छी जो है उसकी एसईओ करें, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी डालें, कीवर्ड्स बहुत अच्छे डालें, जो टाइटल है वो बहुत अच्छा रखें, तो आपके ऑर्गेनिक इंप्रेशन जो है वो वहाँ से आपके बूस्ट होते हैं। उसके अलावा जो है ना ऑर्गेनिक इंप्रेशन तब भी ज़्यादा आते हैं जब आप जो है ना प्राइसेस बहुत लो कर लेते हैं। प्राइसेस जब आप लो करते हैं तो ऐसे वो सब लोग जो प्राइस का फिल्टर लगाते हैं उनको आपकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नज़र आती है, तो तब भी जो है ना ऑर्गेनिक इंप्रेशन आपके ज़्यादा आते हैं। तो प्रोमोटेड का मैंने वो बता दिया, ऑर्गेनिक का भी बता दिया, इस बेसिस पे भी आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है जी प्लेसमेंट के हवाले से ना वो कहते हैं जी जो जितना इंप्रेशन आपके पास है ना 17,52,000, इसको वो स्प्लिट करता है, वो 3 चीज़ों में स्प्लिट करता है। वो कहते हैं जी टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन जी वो 2.7% है, जस्ट 47,159। रेस्ट ऑफ सर्च स्लॉट इंप्रेशन जो है जी, उसके बाद वो कहते हैं जी टॉप 20 के अलावा जितने सर्च स्लॉट इंप्रेशन है वो आपके 4.5% है, 79,206 हैं। और वो कहते हैं जी नॉन सर्च इंप्रेशन जो है ना वो तो बल्क में है जी 16,27,000 नॉन सर्च इंप्रेशन आपके इस तरह से आ रहे हैं। अब देखें लोअर सेल्स की एक ये वजह भी है, ठीक है ना, लोअर सेल की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च की जाती है ईबे के ऊपर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेबी वाइप्स, मैं अगर इसको सर्च करता हूँ और इसमें ये जो मुझे टॉप के 20 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, जितनी ये 20 प्रोडक्ट्स मुझे टॉप में नज़र आ रही हैं, इसमें जो है अगर मैं इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरी इंप्रेशंस में जस्ट मैं इनको देखते हुए गुजर जाता हूँ तो एक अदद जो मुझे इंप्रेशन मिलेगा वो टॉप 20 सर्च स्लॉट से मुझे मिल रहा है। अब तो हमारा टॉप 20 सर्च स्लॉट इंप्रेशन बहुत कम है। इट मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इतना ग्रो नहीं कर रही, इतने इंप्रेशंस नहीं ले रही, इतना जो है ना उनको बूस्ट नहीं मिल रहा कि वो टॉप 20 सर्च स्लॉट के अंदर जाए। ये अभी हमने पॉलिसी अपनी ऐसी कर ली है लिस्टिंग के हवाले से कि हमारी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है ना, हम किसी वजह से उनको डिलीट कर देते हैं, एंड कर देते हैं, या हम अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ऐसी लगा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना FBM के लगा रहे हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, और जब वो थोड़ा सा ही इंप्रेशन आना स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। ठीक है जी, आउट ऑफ स्टॉक करने से जो है ज़ाहिर बात है वो फिर उनको उस तरह से शो नहीं करता, लोग बाय नहीं करते, वो प्रोडक्ट्स जो है नीचे बैठ जाती हैं, वो ऊपर जा नहीं सकती। और मुसलसल हम अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स को इस तरह से जब कर रहे होते हैं तो फिर हम टॉप 20 में नहीं जाते, और टॉप 20 में ना जाने से बड़ा आपको नुकसान होता है। अगर ये रेट आपका जितना ज़्यादा होगा आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको जो भी बंदा सर्च करेगा प्रोडक्ट को, आपकी कोई प्रोडक्ट है उसको सर्च करेगा तो आप टॉप 20 में आएंगे तो आपके सेल्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत कम है, 2.7 का मतलब ये है कि बहुत कम ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप 20 में जा रही हैं। उसके बाद टॉप 20 के अंदर जो है ना ये मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मैं इस पर अगर लेक्चर सही तरीके से रिकॉर्ड करूँ तो ये 10-12 घंटे का लेक्चर हो सकता है। अभी इसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा, मैं कोशिश करूँगा कि इसी के ऊपर मैं जो है ना आपको एक और लेक्चर भी प्रोड्यूस करके दूँ कि इसको आपने इन डेप्थ किस तरह से जो है ना इससे पॉलिसी अपनी बनानी है स्टोर की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स टॉप 20 स्लॉट में जगह नहीं बना रही तो आपके लिए लम्बा फिक्री है। और अगर आपकी प्रोडक्ट टॉप 20, अब ये जो 2.7% कुछ आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आ गई हैं टॉप 20 स्लॉट में, अब ये एक चैलेंज है और मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर कॉन्स्टेंटली रहना किस तरह से पॉसिबल होगा। ये मेरे ड्रॉप शिपिंग के चैम्पियन से भी क्वेश्चन है कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये जो 2.7 है हो सकता है ये भी जो है ना कल से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दें और कुछ नई ऊपर आ जाए। तो हमारा चैलेंज अल्टीमेटली, जिसके ऊपर मैंने आपको आगे लेक्चर देना है, चैलेंज ये होना है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट टॉप 20 स्लॉट के अंदर है तो हमने उसको टॉप 20 के अंदर मेंटेन करके रखना है, हमारी प्रोडक्ट वो टॉप 20 के अंदर मेंटेन होकर। आपको पता कैसे चलता है कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर आ रही है? यहाँ आपको ना ये प्रोडक्ट देख रहे हैं नीचे सर्च के अंदर चेंज इन टॉप 20 सर्च स्लॉट, ये प्रोडक्ट 42.7% इंक्रीज हुई है, ये टॉप 20 में आ गई है। ये प्रोडक्ट देखें ये 25.3% डिक्लाइन हो गई है। अब ये 20 आपके जो टॉप 20 सर्च करेंगे ना उसके अंदर ये नहीं आएगी, ये बहुत पीछे चली गई है।
ये बहुत ऊपर आ गई है, पिछले जो महीना है उसकी निस्बत ये इसने 42.7% जो है ना वो किया। अब इसको आप सर्च करेंगे ना ईबे के ऊपर तो ये आपको ऊपर ऊपर 20 के अंदर नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स डिक्लाइन में चली गई। अब जो डिक्लाइन में गई है ना, किसी दौर में ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स थी, ये चल रही थी, आपके अकाउंट पे चल रही थी, पॉजिटिव में थी, अब ये किसी वजह से नेगेटिव में चली गई हैं। और अगर ये नेगेटिव में चली गई हैं तो आपने कमज़ोरी की है, आपने इनको मेंटेन करना नहीं सीखा, आपको पता नहीं था कि आपने प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करना। ऐसे ये प्रोडक्ट देखें, अब ये प्रोडक्ट देखें, अब नॉर्मली जो है ना फास्ट वे में जो है ना ऊपर गई है प्रोडक्ट, ठीक है, टॉप 20 में, लेकिन देखें जी क्वांटिटी जो है ना इसकी सोल्ड बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है जी। अब ये भी एक क्वेश्चन है, मैं इस लेक्चर में नहीं, मैं अगले में आपको बताऊंगा कि ये टॉप 20 में जाकर सेल्स क्यों नहीं ले रही। अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको अच्छी सेल देना स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट भी आपको अच्छी सेल देना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना जी। पॉजिटिव प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव उसके जो टॉप 20 के अंदर आ रही होती हैं, उनको आउट ऑफ स्टॉक ना करें, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करें, वो आपको अच्छी सेल्स प्रोवाइड करेंगे, बल्कि बहुत अच्छी सेल प्रोवाइड करेंगी। मैं वापस आ जाता हूँ जी उसी टॉपिक के ऊपर। यहाँ से जी आपको टॉप 20 सर्च स्लॉट्स का आइडिया हो गया, और थिंक टाइम की वजह से मैं इसको बहुत लंबा नहीं कर पा रहा, हालांकि इसके ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना इन डेप्थ जो है ना बात की जा सकती है। और जो बंदा इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उनको जिस बंदे को समझ आ जाती है, वो यकीन रखें ईबे से बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, वो ईबे पे बहुत अच्छा कम्पीट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ईबे के ऊपर जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपर हैं, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या होती हैं, ना वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। उनका बस यही काम होता है कि लिस्टिंग करते जाओ और ऑर्डर लगाते जाओ और ये चीज़ें। तो अगर इसके ऊपर सही तरीके से अगर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, सही तरीके से इसको समझ सकते हैं और उसकी बेसिस पे अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद है जी रेस्ट ऑफ सर्च स्लॉट इंप्रेशन। वो कहते हैं जी अगर आपको टॉप 20 में चले नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी टॉप 20 के बाद जो 21, 22, 23, 24 सो ऑन चलते जाएंगे, अगले पेजेस पे भी चलते जाएंगे, एटलीस्ट उसमें आप 4.5% आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको डिक्लाइन आया 9.3% का। आप पहले जो है ना कहीं अगर सर्च में टॉप 20 में नहीं आ रहे थे तो कहीं पे नज़र आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ना 9.3% रिड्यूस हो गया जी। आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इस स्लॉट से निकल चुकी हैं। इसमें ज़्यादातर जी वही यही इसका जो होता है ना, इसका ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई है अमेज़ॉन पे, और इधर से भी आपने एंड कर दी है, आपने अच्छी चलती हुई लिस्टिंग को एंड कर दिया है, या कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना लगातार नेगेटिव फीडबैक आ रहा था तो आपने कहा मैं इससे जान छुड़वा लेता हूँ। इस तरह का काम आपने नहीं करना, इसको आपने मैनेज करना है, इसको सही तरीके से लेके चलना है। उसके बाद जी नॉन सर्च इंप्रेशन। वो कहते हैं जी सर्च में तो आपका सिर्फ यही है कि 2.7 ये कर लें और 4 तकरीबन ना कोई 7% जो है ना आप सर्च के अंदर सर्च करें तो 7% आपके अपीयरेंस है। बाकी जितने भी आपके इंप्रेशन आ रहे हैं ना जी, मतलब आपके सिर्फ जो काम के इंप्रेशन है ना वो 7% है। बाकी जितने इंप्रेशन आ रहे हैं ना वो आपके, वो समझ लें कि बस आनन फानन ऐसे ही जा रहे हैं आपको। मतलब जो है ना ईबे का भला है कि आपको सर्च के अलावा भी अगर कोई बंदा इस तरह की प्रोडक्ट देखता है, इसको देखते हुए ओपन करता है तो उसके नीचे वो आपकी भी दिखा देता है, भला करता है आपके ऊपर कि जनाब ये भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो इस तरह से आपने इसको एनालाइज करना है जी। इंप्रेशन के फिर आगे आपको चार्ट प्रोवाइड करता है जी, टोटल इंप्रेशन के साथ साथ आपको पेज व्यूज़ के भी जो है ना चार्ट प्रोवाइड करता है। पेज व्यूज़ के अंदर वो आपको ये बताता है कि एक्सटर्नल साइट से जो है ना आपको कितना मिल रहा है। तो एक्सटर्नल साइट से आना, इंप्रेशन का आना भी बहुत ज़रूरी है, पेज व्यूज़ का आना। एक्सटर्नल साइट्स में आपका यही होता है कि आपको जो है ना फेसबुक से कोई बंदा रिकमेंड कर दे, आपकी जो है ना कोई गूगल पे किसी ने प्रोडक्ट सर्च किया तो आपकी उसे मिल गई है, उसने फिर वहाँ से उसे ज्वाइन कर लिया है। तो एक्सटर्नल साइट्स के आना भी बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ। तो एक्सटर्नल साइट से तभी आते हैं जब आप अच्छी एसईओ करते हैं, इमेजेस की भी एसईओ करते हैं आप, डिस्क्रिप्शन भी की भी करते हैं आप, जो है आपकी स्पेसिफिकेशंस है वो भी कंप्लीट की हुई है आपने, टाइटल भी आपने अच्छा रखा हुआ है, तो आपको एक्सटर्नल साइट से भी आते हैं। क्वांटिटी सोल्ड का वो आपको बता रहे जी, आप देख लें चार्ट, आप सारा देख सकते हैं। नीचे जो है जी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप नीचे जो डिस्कशन वाली चीज़ है वो यही है कि टॉप 20 स्लॉट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को देखना है, जो आ रही हैं उनको रिटेन करना सीखें। अगले लेक्चर में, किसी लेक्चर के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से इसके अंदर रिटेन करके रखना है, जो नेगेटिव में चली गई हैं इनका आपने क्या करना है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप टॉप 20 के अंदर हैं और आप सेल्स नहीं ले रहे हैं तो फिर आपने इसको किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है जी। लेकिन कोशिश करें कि आप टॉप 20 के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं अभी इनको एंड ना करें, इनको चलता रहने दें, क्योंकि ये जो है ना चांसेस हैं कि इनके ऊपर सेल आ जाए
जो डिक्लाइन कर रही हैं कोशिश करें कि अभी भी इनके अंदर, लेट्स सपोज ये आपकी प्रोडक्ट है 21.1% ये डिक्लाइन में गई है, इसको अभी भी चांसेस हैं कि आप इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह से मेंटेन करना, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ये देखें बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इन स्टैट्स के अंदर हैं, बाकी प्रोडक्ट्स ऊपर नहीं आ रही, तो आपने इनके ऊपर मेहनत करनी है, इनको जो है ना ऊपर लेके आए, और इस तरह से स्टैट्स के हिसाब से आपने फिर अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर का एक और वीडियो भी आगे आएगी, तो तब तक जो है ना मुझे आप लोग इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये जो स्टैट्स से रिलेटेड डिटेल जो है ना मेरे लेक्चर है वो मैं आप तक लेके आऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियोस मेरी हैं ये आपको पसंद आएंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि आप मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँ।